हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं बच्चों के बारे में कुछ खास चीजें जो बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं, जो जॉ होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। इनके कारण मैं बताऊंगी कि ऐसे कौन सी बैड हैबिट्स होती है बच्चों में जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कुछ बच्चों में ये जेनेटिकली नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है, कुछ उनके बैड हैबिट की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी बैड हैबिट होती हैं जिनसे बच्चों में जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं या फिर उनके जॉ होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, दांत कभी बाहर की तरफ निकल जाते हैं, क्या इसका कारण है और आप इनिशियल फेज में कैसे इसे पहचान के पेरेंट्स बच्चे पे कंट्रोल कर सकें और ये प्रॉब्लम होने से रोक सके। तो चलिए फिर जानते हैं। फर्स्ट है हमारा थंब सकिंग। बहुत से बच्चों में ये आदतें होती हैं थंब सकिंग की। ये कॉज करता है मिस अलाइनमेंट ऑफ परमानेंट टीथ इन चाइल्ड। इसके साथ साथ ये अफेक्ट करता है जॉ और शेप एंड रूफ ऑफ माउथ को। इसके साथ साथ बच्चे के माउथ में डर्ट, बैक्टीरिया और वायरस भी एंटर करता है थंब के द्वारा। ये एक स्टडी में देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा या लगातार थंब सकिंग करते हैं उनमें बार बार टीथ पर प्रेशर लगने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे ओवर बाइट हो जाता है, ओपन बाइट हो जाता है, चेंज टू शेप ऑफ जॉ हो जाते हैं। ये अलाइनमेंट ऑफ टीथ एंड स्पीच पैटर्न को अफेक्ट करता है। जो ओवर बाइट होता है उसमें जो टीथ्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और अक्लूजन अच्छे से बैठता नहीं है, मैस्टिकेशंस में प्रॉब्लम्स होती हैं। थंब सकिंग का एक स्पेसिफिक एज होता है। अगर बच्चा 2 ईयर से नीचे है, 2 साल से कम की उम्र है, तो उस वक्त वो बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जनरली जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो थंब सकिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे का एज 2 ईयर से ज्यादा है और उसके बाद भी थंब सकिंग की हैबिट है तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल है, नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप रोक सकती हैं। कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट है जो आप घर पे बच्चों को दे सकते हैं और कुछ डॉक्टर्स के थ्रू भी होता है। तो मैं आज आपको दोनों ही बताऊंगी कि क्या मेथड है जिससे आप इस बैड हैबिट को रोक सकती हैं। थंब सकिंग ब्रेक करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे सॉफ्ट प्लास्टिक और फैब्रिक के थंब गार्ड होते हैं। इसे ऑल टाइप आप बच्चों को पहना के रख सकते हैं। अगर नाइट में थंब सकिंग हैबिट है तो आप थंब में बैंडेड भी बांध सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये तो मैंने आपको बताया घरेलू ट्रीटमेंट कि आप घर पे कैसे बच्चों की जो हैबिट है उसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप डेंटिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको अप्लायंस प्रोवाइड करेंगे। ये जो अप्लायंस होता है ये फिक्स्ड भी होता है और रिमूवेबल भी होता है। फिक्स्ड में जब डॉक्टर ने एक बार फिक्स कर दिया तो फिर वो नहीं निकलेगा जब तक ये हैबिट रुक नहीं जाती है। रिमूवेबल में है कि आप जब चाहे उसे निकाल सकते हैं, खुद पहन सकते हैं। तो दोनों तरह की अप्लायंस होती हैं जो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे। इसे पैलेटल रेक कहते हैं। जो अप्लायंस होता है आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपको देंगे और फिर इससे हैबिट 100% रुक जाता है और जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स होने वाली होती हैं वो नहीं होता है। सेकेंड है हमारा टंग थ्रस्टिंग हैबिट। बहुत सारे बच्चों में आदतें होती हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा कि वो अपने जीभ से जो दांत होते हैं उसे पुश करते हैं, उसे आगे की तरफ पुश करते हैं। जो ऊपर के दांत हैं, जो नीचे के दांत हैं, वो दोनों दांतों को अपने टंग से पुश करते हैं। तो इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो दांत हमारे होते हैं वो अगर कंटिन्यूअसली उसे बच्चा अगर पुश कर रहा है, लॉन्ग टर्म तक अगर पुशिंग हो रही है तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है। जो दांत होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इससे जो ब्रीदिंग्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बच्चों में अक्लूजन्स की प्रॉब्लम आती है, खाना चबाने में दिक्कत होता है
और चेहरा तो खराब दिखता ही है। तो इसके भी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो मैं टंग थ्रस्टिंग हैबिट्स को भी ब्रेक करने के लिए अप्लायंस आते हैं जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। जो इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये अप्लायंस होता है और ये बहुत ही ईजी होता है यूज़ करना। बच्चे इसमें कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं करते हैं। थर्ड है हमारा माउथ ब्रीदिंग की हैबिट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मुंह से सांस लेने की आदत होती है। ऐसे प्रॉब्लम जनरली उन बच्चों में होता है जिन्हें या तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम हो, नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर उनका जो टेथ है वो मिस अलाइंड है, प्रॉपर शेप में नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे बच्चे भी मुंह से सांस लेते हैं। तो आपको तो पहले ये नोटिस करना है कि बच्चा अगर मुंह से सांस लेता है तो क्या उसे इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बच्चा सोते समय मुंह से सांस ले रहा है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा एक्टिविटीज में है, गेम में है, या फिर कुछ भी कर रहा है, स्टडी कर रहा है, अगर उस वक्त बच्चा जो चाइल्ड है मुंह से सांस लेता है तो फिर आपको ये केयर करने की जरूरत है कि माउथ ब्रीदिंग क्यों करता है चाइल्ड। क्या उसे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है या मिसअलाइनमेंट ऑफ टीथ है। ये अच्छा नहीं होता है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं, दांत प्रॉपर शेप में नहीं है, तो ये भी इसके कारण हो सकते हैं माउथ ब्रीदिंग का। फोर्थ है हमारा ब्रक्सिज्म। बच्चे जनरली रात में सोते हो समय दांत किटकिटाते हैं, क्लिंचिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, दो दांतों को आपस में पीसते हैं। और जनरली लोगों को लगता है कि बच्चे डरावने सपने देख रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। इसका कॉज ये भी हो सकता है कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, कोई वॉर्म्स हो, पेट में कीड़े जैसे हो जाते हैं, इस वजह से भी बच्चे दांत किटकिटाते हैं। माल ऑक्लूजन होता है, एलर्जी है, या किसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर बच्चा ग्राइंडिंग करता है टीथ की तो वो भी डेंटल एक प्रॉब्लम ही होता है। इससे क्या होता है कि जो ऊपर की सरफेस होती है, जो इनामिल होती है, वो धीरे धीरे घिसने लगती है, जिससे सेंसिटिविटी जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो इस चीज को भी आपको रोकना चाहिए। फिफ्थ है हमारा लिप बाइटिंग। बहुत सारे बच्चों में ये आदतें होती हैं कि कुछ भी काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लिप्स को इस तरह से बाइट करने की आदत होती है। ये जनरली 11 to 15 ईयर ऑफ एज जो बच्चों की होती है उनमें ही ये जनरली देखा जाता है लिप बाइटिंग की। इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या क्या परेशानियां आती हैं लिप बाइटिंग होने से? तो फर्स्ट है हमारा कोलैप्स लोअर इंसाइजर। इसमें क्या होता है कि जो नीचे के जो फ्रंट टीथ होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, वो अंदर की तरफ झुक जाते हैं। सेकंड है इंक्रीज्ड ओवरजेट। इसमें जो दांतों के बीच का जो डिस्टेंस होता है 2 mm होना चाहिए, वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकल जाता है। थर्ड है हमारा लेवियल प्लेसमेंट ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर। जो हमारा मैक्सिलरी इंसाइजर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। इसके साथ साथ रेडनेस, इरिटेशन, चिपिंग हो जाती है लिप्स पे, और ब्लीडिंग भी समटाइम्स होने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके लिए अप्लायंस भी आते हैं जो कि लिप बम्पर होता है, इसे यूज करना चाहिए जिससे पेशेंट को कंफर्ट भी फील होता है। लिप बम्पर एक तरह का अप्लायंस होता है जो बच्चों को पहनने के लिए दिया जाता है, और लिप्स के पोर्शन पे बल्जीनेस होता है जिससे बच्चे बाहर लिप्स नहीं निकाल पाते हैं। इसमें कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है और ये इसे प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और इसे यूज़ ज़रूर करना चाहिए। 6 है हमारा नेल बाइटिंग। बहुत सारी बच्चों में आदत होती है काम करते समय नेल बाइटिंग करने की। नेल बाइटिंग जनरली ये ईयर से 6 ईयर के एज में होता है, या फिर 7 से 10 ईयर के एज के बीच में देखा गया है। यह एक तरह का कंपल्सिव नेचर होता है, या एक पैराफंक्शनल एक्टिविटी भी होता है,
और ये इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि पेरेंट को डिस्कस करना चाहिए अपने बच्चों से उसके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड है, उन्हें उसके हैबिट्स को ब्रेक करने की कोशिश करनी चाहिए। और थर्ड है हमारा, उनके नेल को ट्रिम करिए रेगुलरली। अगर वो गर्ल्स है तो आप कोशिश करिए कि उसके नेल को डेकोरेटिव रखिए, ताकि जो चाइल्ड है उसे नेल बाइटिंग करने में हेजिटेशन हो, उसे वो ना करे। आपको केयर करने की बहुत ही ज़रूरत है, आपको केयर करना। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। अगर आपको आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए बी हैप्पी विथ हेल्दी स्माइल। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।